नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तेल उत्पादन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है ईरान, जबकि गैस उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। मगर अब जब वही ईरान जंग से जूझ रहा है तो जाहिर है पूरी दुनिया में तेल में आग तो लगेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस अमेरिका की वजह से जाने अनजाने पूरी दुनिया पर यह जंग थोप दी गई, खुद उस अमेरिका के पास अपना तेल का भंडार कितना है? तो चलिए आज वारदात में आपको अमेरिका की उस दादागिरी की कहानी सुनाता हूं जो डॉलर और पेट्रो डॉलर के दम पर चल रही है। एक बहुत पुराना मजाक है कि अमेरिका में कभी तख्ता पलट क्यों नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में कोई अमेरिकी दूतावास नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका ने दुनिया भर के दूसरे देशों की सरकारों को गिराने यानी तख्ता पलट की करीब 100 बार कोशिशें की। ऐसे देशों की तो कोई गिनती ही नहीं जहां अमेरिका ने अपनी सेना न भेजी हो या जंग न की हो। बस यूं समझ लीजिए कि दुनिया के दूर दराज के किसी कोने में किसी छोटे से देश में भी कुछ हो रहा हो या ना भी हो रहा हो तो अमेरिका वहां कूद पड़ता है। आंकड़े ये बताते हैं कि 1776 में जब से अमेरिका का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक सिर्फ 20 साल को अलग कर दें तो 240 साल पुराना अमेरिका 223 सालों तक किसी न किसी देश में जंग लड़ता ही रहा है। अब सवाल यह है कि करीब 8 अरब की आबादी वाली इस दुनिया में जो 195 देश है, उन सभी देशों में हमेशा अमेरिका अपना सिक्का क्यों चलाना चाहता है? उन देशों में वो हमेशा अपनी दखलंदाजी क्यों करता है? तो इसका जवाब है तो ये कागज का एक टुकड़ा, लेकिन बस इसी कागजी नोट ने अमेरिका को पिछले 60-70 सालों से दुनिया का सुपर पावर बना रखा है। ये इस डॉलर का ही घमंड है जो अमेरिका के सर चढ़कर नाचता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इजराइल को साथ लेकर ईरान से जंग इन्होंने ही शुरू की। पर अब जब इस जंग की आंच तेल और गैस की शक्ल में पूरी दुनिया महसूस कर रही है, तब यही ट्रंप ये कहकर दुनिया भर के देशों का मजाक उड़ा रहे हैं कि दुनिया को ईरान से बचाने के लिए जंग की इतनी कीमत तो चुकानी ही होगी। थोड़ी परेशानी तो होती है, पर कोई नहीं, जल्दी तेल और गैस के दाम पहले जैसे हो जाएंगे। अभी तो तेल की आग सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कुछ अन्य देशों तक ही पहुंची है। भारत में होटलों और रेस्तरां के चूल्हे अभी सिर्फ बेंगलुरु में बुझे हैं। हालांकि मुंबई में इसका ट्रेलर दिखने लगा है, पर आने वाले दिनों में ये गैस और तेल क्या खेल करेंगे कहना मुश्किल है। वैसे भी ट्रंप को दुनिया के परेशानी से क्या लेना? अमेरिका वो देश है जिसके पास इस वक्त 44 से 48 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है। ये तेल के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन कमाल देखिए, अमेरिका अपने तेल के भंडार का इस्तेमाल खुद नहीं करता, बल्कि दूसरे देशों को बेचता है और अपने लिए दूसरे देशों से तेल खरीदता है। जानते हैं क्यों? तो चलिए आपको सच्चाई बताता हूं। यह मामला हल्के और भारी तेल का है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका का 80% तेल हल्के किस्म का है, जबकि अमेरिका की ज्यादातर तेल रिफाइनरी भारी तेल के हिसाब से बनी है। 20वीं सदी में अमेरिका को मिलने वाला ज्यादातर तेल लैटिन अमेरिका और कनाडा से आयात किया जाता था, जो भारी कच्चा तेल होता था, और उन दिनों में अमेरिका में रिफाइनरीज भी इसी हिसाब से बनी। इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के तेल उत्पादन में एक बड़ा बदलाव आया। टेक्नोलॉजी बदली और शेल चट्टानों से बड़े पैमाने पर हल्का कच्चा तेल निकाला जाने लगा। अब अमेरिका जिस तरह का कच्चा तेल निकालता है वो हल्के किस्म का है, और उसके पास जैसी रिफाइनरियां हैं वो भारी तेल के लिए है। यानी तेल और रिफाइनरियों में मेल नहीं है, और एक्सपर्ट्स की माने तो रिफाइनरियां बनाना भी आसान नहीं है। इनमें करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। एक फैक्ट ये भी है कि हल्का कच्चा तेल क्वालिटी के हिसाब से भी भारी तेल के मुकाबले अच्छा होता है, जिसकी दुनिया के बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। ऐसे में अमेरिका खुद अपना हल्का कच्चा तेल दूसरे देशों में निर्यात कर उससे मोटा मुनाफा कमाता है, जबकि दूसरों से सस्ते दर पर भारी तेल मंगवाकर उसे रिफाइन करवा लेता है। यानी उसे दोनों तरफ से
फायदा होता है। वैसे अगर दुनिया के बारे में बात करें तो जिनके पास सबसे ज्यादा तेल के भंडार है और जो तेल बेचते भी हैं, उनमें पहले नंबर पर वेनेजुएला है, जिसके पास 303 अरब बैरल तेल का भंडार है। तेल के भंडार के मामले में ये पहले नंबर पर है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के चलते वेनेजुएला भंडार के हिसाब से न तेल निकाल पाता है न बेच पाता है। तेल भंडार और उत्पादन के हिसाब से सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, जिसके पास इस वक्त 267 अरब बैरल तेल का भंडार है। और अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा देश जिसके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है वो कोई और नहीं, इस वक्त अमेरिकी हमले को झेल रहा ईरान है। ईरान के पास इस वक्त 209 अरब बैरल तेल का भंडार है। इतना ही नहीं, गैस उत्पादन के मामले में भी ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रोजाना की खपत को देखते हुए ईरान के पास इस वक्त इतना तेल है जो आने वाले 290 सालों तक खत्म नहीं हो सकता। ईरान के बाद इराक, यूएई, कुवैत, कतर, रूस और लीबिया भी उन देशों में आते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा तेल के भंडार है। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 90% से ज्यादा तेल की खरीद और फरोख्त किस करेंसी से होती है? डॉलर, अमेरिकी करेंसी। और जब इसी डॉलर से तेल या गैस खरीदा जाता है तो वो डॉलर पेट्रो डॉलर बन जाता है। अब इस डॉलर या पेट्रो डॉलर के नाम पर अमेरिका कैसी दादागिरी करता है, कैसे दूसरे देशों में दखल देता है, कैसे दूसरे देशों पर हमले करता है और कैसे उन देशों में तख्ता पलट करता है, पेश है पूरी कहानी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी डी सेक्स के मुताबिक 1947 से लेकर 1979 तक अमेरिका ने 70 अलग अलग देशों में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की, जिनके दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन यह सिलसिला इसके बाद भी नहीं थमा। अमेरिका ने 1989 से लेकर अब तक दर्जनों मुल्कों में सत्ता परिवर्तन के लिए अलग अलग किस्म के ऑपरेशन चलाए, फिर चाहे वो खुलेआम हो या फिर ढके छुपे तरीके से। जिन देशों में अमेरिका ने यह हथकंडा अपनाया उनमें सर्बिया, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, सूडान, ईरान, यूक्रेन, जॉर्जिया, हेती, वेनेजुएला, ग्रांडा, पनामा, पाकिस्तान समेत और भी कई देश शामिल हैं। प्रोफेसर जेफरी के मुताबिक अगर इन सारे ऑपरेशन को इस लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो तख्तापलट की अमेरिकी कोशिशों की तादाद 100 तक पहुंच जाएगी। हालांकि वो कहते हैं कि 1979 के बाद इस मामले को लेकर कोई पक्की स्टडी सामने नहीं आई है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ऑपरेशन सीक्रेट रहे और अमेरिका ऐसी तख्तापलट की कोशिशों से इनकार भी करता रहा है। ये सारी जंग, ये सारी दादागिरी, ये सारी हेकड़ी और ये सुपर पावर का घमंड सिर्फ तब तक है जब तक इस डॉलर या पेट्रो डॉलर का रुतबा है। पर इतिहास गवाह है कि जब जब इस डॉलर के रुतबे को दुनिया के किसी भी देश ने कम करने की कोशिश की, उस देश को अमेरिका ने बर्बाद करके रख दिया। ये तस्वीर तो इसी साल जनवरी की है। इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया हैरान तो जरूर हुई, पर मजाल क्या जो अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ कोई देश अपना मुंह खोलता। एक देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उन्हीं के देश में घुसकर अमेरिका पहले बंधक बनाता है, फिर अमेरिका लाता है और इसके बाद दोनों को जेल में डाल देता है। याद रखिए, ये वो वेनेजुएला है जिसके पास दुनिया भर में मौजूद तेल के भंडार का अकेले 17% हिस्सा है। वेनेजुएला तेल उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में कुल 303 अरब बैरल तेल का भंडार है। इसीलिए अमेरिका को वेनेजुएला या उसके राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब था तो सिर्फ वेनेजुएला के तेल से, और अब वो उसके कब्जे में है। यानी तेल के भंडार वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश अब एक तरह से अमेरिका के कब्जे में है। सद्दाम हुसैन की कहानी तो याद होगी आपको। ये भी आपको याद होगा कि कैसे अमेरिका ने इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन के नाम पर इराक पर नाटो सेना के जरिए हमला किया और कैसे सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। पर आज तक इराक से वो मास डिस्ट्रक्शन वेपन कभी नहीं मिला। फिर इराक में तख्ता पलट और सद्दाम को मारने की असली वजह क्या थी? ये वजह थी वही डॉलर। एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक पर अमेरिकी हमले से करीब 3 महीने पहले सद्दाम हुसैन ने अपने कैबिनेट में एक फैसला लिया था। फैसला ये कि अब इराक तेल का कारोबार डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में करेगा। कहते हैं कि तब सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन बैंक में रखे कई मिलियन डॉलर निकालकर
उसे यूरो में कन्वर्ट कर दिया था। डॉलर की जगह यूरो में कारोबार का मतलब साफ था कि डॉलर का रुतबा कम होता, और बस इसी वजह से मास डिस्ट्रक्शन वेपन की आड़ में इराक में तख्ता पलटकर सद्दाम हुसैन को मार डाला गया। तब से लेकर आज तक तेल संपन्न देश होने के बावजूद इराक बदहाल है। लीबिया पर करीब 40 सालों तक हुकूमत करने वाले कर्नल मुअम्मार गद्दाफी की कहानी सद्दाम हुसैन से कतई अलग नहीं थी। अमेरिका ने गद्दाफी पर मानवाधिकार के उल्लंघन का इल्जाम लगाया और 2011 में लीबिया में तख्ता पलटकर वो हालात पैदा कर दिए कि कर्नल गद्दाफी मारे गए। 2011 के बाद से आज तक कभी एक संपन्न देश रहा लीबिया बदहाली के कगार पर है। अमेरिका को तब भी कर्नल गद्दाफी की हुकूमत या लीबिया में मानवाधिकार के उल्लंघन से कोई लेना देना नहीं था। असल कहानी ये थी कि 2009 में कर्नल गद्दाफी, जो तब अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे, अफ्रीकन देशों के लिए ट्रेड के वास्ते डॉलर की जगह एक नई करेंसी गोल्ड दीनार शुरू करने का प्रस्ताव ला चुके थे। नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट और अंगोला इसके लिए राजी भी हो चुके थे। यानी इन देशों में अब व्यापार में लेन देन के लिए डॉलर की जगह गोल्ड दीनार चलन में आने वाला था। तब अमेरिका को भी ये खबर लग गई कि गोल्ड दीनार लाने के लिए कर्नल गद्दाफी लीबिया में बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व कर रहा है। तब लगभग 150 टन गोल्ड लीबिया जमा कर चुका था। असल में किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू उस देश के नेशनल बैंक में जमा गोल्ड यानी सोने से आंकी जाती है। बस ये पता चलते ही मानवाधिकार के उल्लंघन का राग अलापते हुए अमेरिका ने नाटो देश की मदद से लीबिया में भी तख्ता पलटकर कर्नल गद्दाफी को रास्ते से हटा दिया। तो डॉलर को सीधे चुनौती देने जा रहे इन दोनों देशों का हश्र आपके सामने है। दुनिया भर के देशों में करीब 96% कारोबार, ट्रेड या लेन देन के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल होता है, और बस डॉलर की इसी ताकत ने अमेरिका को सुपर पावर बना रखा है। पर क्या डॉलर का ये रुतबा कभी खत्म हो सकता है? तो चलिए इसके लिए एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर 2024 में हुए ब्रिक्स समिट की है। इस समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स और उसके समर्थक देशों के लिए एक नई करेंसी लाने का प्रस्ताव रखा था। ये वही प्रस्तावित करेंसी की तस्वीर है। अपने नाम के हिसाब से ब्रिक्स के कुल 5 देश मेंबर हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया को भी इसमें शामिल किया जाता है। ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों का 37% है, जबकि आबादी के हिसाब से सिर्फ ब्रिक्स से जुड़े देशों की आबादी दुनिया भर की कुल आबादी का 45% है। अब जरा सोचिए, अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी ले आया तो डॉलर का क्या होगा? पर ब्रिक्स को भी पता है कि वो जो भी करेंसी लाएगा उसकी वैल्यू डॉलर से आंकी जाएगी। बस इसीलिए ब्रिक्स ने तय किया कि प्रस्तावित नई करेंसी डॉलर से नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू ब्रिक्स के मेंबर देशों के बैंकों में रखे रिजर्व गोल्ड यानी सोने के भंडार और उन देशों की अपनी करेंसी के वैल्यू से आंकी जाएगी। 40% वैल्यू सोने के कुल भंडार और 60% इन देशों की अपनी करेंसी की वैल्यू से। ब्रिक्स का प्लान ही यही है कि आने वाले वक्त में अलग अलग देशों के साथ जो भी व्यापार हो वो डॉलर से नहीं, बल्कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी से। भारत ब्रिक्स का एक अहम मेंबर है। पुतिन ने ब्रिक्स की नई करेंसी बेशक 2024 में प्रस्तावित की, पर उससे 2 साल पहले ही 11 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने एक बेहद अहम ऐलान किया था। ऐलान ये कि भारत दूसरे देशों के साथ अपना ट्रेड इंडियन करेंसी यानी भारतीय रुपए में करेगा। इस ऐलान के बाद ही कई देशों के नेशनल बैंकों ने भारत में अपनी ब्रांच भी खोलनी शुरू कर दी। जाहिर है ये ऐलान अमेरिका को भी बुरा लगा होगा, पर भारत को भी पता है कि सिर्फ इंडियन करेंसी से ट्रेड करने का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कि रुपए की वैल्यू मजबूत ना हो। और किसी भी देश की करेंसी तभी मजबूत होती है जब उस देश में सोने का भंडार यानी रिजर्व गोल्ड ज्यादा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 के बाद से ही बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था। 2024 में तो भारत गोल्ड खरीदने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश था। इस वक्त पूरी दुनिया में सोने का भंडार रखने के मामले में भारत 8वें नंबर पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस वक्त करीब 840 टन गोल्ड का भंडार है।
2024 की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार रखने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका के पास इस वक्त कुल 8,133 टन सोना है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके पास 33,055 टन सोना है। 2,451 टन सोना के साथ इटली तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर फ्रांस है, जिसके पास 2,436 टन सोना है। पांचवें नंबर पर रूस है, जिसके पास 2,335 टन सोना है। छठे नंबर पर चीन है, जिसके पास 2,254 टन सोना है। 845 टन सोना के साथ जापान 7वें नंबर पर है, जबकि 840 टन सोना के साथ भारत 8वें नंबर पर है। अब सोचिए, 150 टन गोल्ड जमा करने की खबर सुनते ही जब अमेरिका ने लीबिया में तख्ता पलट कर दिया, तो भारत की अपनी करेंसी में व्यापार, बड़े पैमाने पर गोल्ड जमा करना और ब्रिक्स के साथ नई करेंसी लाने पर गौर करना क्या अमेरिका और अमेरिकी डॉलर को सीधे चुनौती नहीं है? सुप्रतीम बैनर्जी और मनीषा झा के साथ दीपक सिंह, आज तक। 60 के दशक में अगर एक छोटी सी गलती न हुई होती तो आज भारतीय करेंसी का रुतबा भी डॉलर से कम नहीं होता। क्या आपको पता है कि एक दौर ऐसा भी था जब मिडिल ईस्ट के कई देशों की करेंसी रुपए हुआ करती थी? जरा सोचिए, अगर आज भी मिडिल ईस्ट के इन देशों में रुपए ही वहां की करेंसी होती तो फिर रुपए की कीमत क्या होती? वैसे आप में से कम लोगों को ही पता होगा कि आजादी के बाद 1947 से लेकर 1966 तक भारतीय करेंसी खाड़ी के देशों में भी चला करती थी। तब ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में कोई दिनार या रियाल नहीं हुआ करता था, बल्कि इन सभी देशों में भारतीय रुपए ही चला करते थे। असल में भारत के साथ साथ अंग्रेजों से इन देशों को भी आजादी मिली थी। आजादी से पहले इन देशों में भारतीय रुपए ही चला करते थे, मगर आजादी मिलने के बाद भी ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत ने अपनी करेंसी छापने की बजाय भारतीय रुपए को ही चलन में बनाए रखा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब भारतीय रिजर्व बैंक ने इन देशों के लिए खास नोट छापने शुरू कर दिए। पिंक कलर के ये रुपए Z1 सीरीज के नाम से छपते थे। हालांकि सऊदी अरब का अपना टकसाल था, लेकिन तब भारतीय रुपए की वैल्यू इतनी मजबूत थी कि भारत से हज पर जाने वाले भारतीयों के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक एक खास नोट छापता था, जिसे तब हज रुपए कहा जाता था। ये रुपए HA सीरीज के नाम से छपते थे। पर 60 के दशक में अचानक भारतीय करेंसी को किसी की नजर लग गई। पहले चीन के साथ 62 की जंग, फिर पाकिस्तान के साथ 65 की जंग और उसके बाद 66 में बिहार में भयंकर सूखे ने भारतीय इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया। एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया, इंपोर्ट जरूरत से ज्यादा होने लगा, महंगाई आसमान छूने लगी और जो रुपए तब 4 रुपए प्रति डॉलर हुआ करता था, वो अचानक बढ़कर 7.5 रुपए हो गया। खाड़ी के देश घबरा गए, उन्हें GDP गिरने का खतरा लगने लगा और तब इन देशों ने भारतीय रुपए की जगह अपनी अपनी करेंसी शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 66 में खाड़ी के देशों में रुपए की जगह दिनार और दिरहम ने ले ली। सुप्रतीम बैनर्जी और मनीषा झा के साथ दीपक सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।